शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। और ये काम उस मुल्क में होता है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा है। वो चाय वाला से बनकर कहां पहुंच गया, जिसको हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। अब जरा आगे सुनिएगा नाज़रीन, आगे क्या हुआ। ये मोदी का भारत है, मोदी का नया चेहरा ये है। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के भाग्य के अनेक सुयोग एक साथ हमें नसीब हुए। ये अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग है, ऐसा मैं मानता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ स्मार्ट गाय, समझदार है बहुत ज्यादा। नजर में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हो वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं और उसके पे कितने कितने इल्जाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए। दो तीन चीजें देखा करें। एक तो है कि भारत की इंटरनल सिचुएशन क्या है और इस वक्त एक्सटर्नल सूरत हाल क्या है। एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। हमारे देखो, हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं। यार देखो, बात यह है कि इंडिया डेमोक्रेसी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। पर अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं फरवरी के महीने में अमेरिका, और वहां तारीखी डील, और उसके बाद तमाम अब जो आलमी मुबस्सरीन दावा कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल और शहबाज जी का चैप्टर खत्म है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज में अकाउंट खोलते हैं और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ। अमेरिका के साथ भी उनका कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्वाड के अंदर शामिल है। और सबसे बड़ी खबर जो नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद फरवरी में इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं, यानी बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहां इनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि उनके 68 करोड़ वोटर हैं। दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके 68 करोड़ या 70 करोड़ वोटर्स हो। जब भी उनके इलेक्शंस होते हैं तो अब देखो ना, 70 करोड़ या 80 करोड़ लोग अगर वोट दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है ना जी। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में और कोई मुल्क है, वो भी नहीं, अरे आबादी इतनी ज्यादा उसकी, तो इस लिहाज से उसकी बात दुरुस्त है। अब ये जो इकोनॉमीज है ना, उस पर नरेंद्र मोदी की पहले तो देखे यूरोपीय यूनियन के साथ डील हुई, सिक्योरिटी दिफाई शराकतदारी की, और ये कागजी कार्रवाई नहीं है जैसे ये एमओयू साइन करते हैं। वो तजारत, सलामती, टेक्नोलॉजी, जुग्राफियाई सियासत। नरेंद्र मोदी का जो इसराइल का दौरा है वो भारत अमेरिका के सामने एक तरफ एशिया का चौधरी पेश कर रहा है, यूरोप के सामने मगरबी एशिया का पुल का किरदार अदा करने के लिए, ऐसे वक्त में जहां आलमी ताकतों का तवाजन बदल रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत के भी ताल्लुकात इतने अहम नहीं थे जितने अब हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो इसराइल का कामयाब दौरा है उसमें बोर्ड ऑफ पीस में इनकी फारग हो जाना, छुट्टी हो जानी। इसराइल के तो पहले ही हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात थे, अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत की थोड़ी सी अहमियत बनी थी, वो भारत जो ही इसराइल के साथ खड़ा हुआ, अब दिफाई मामला पाकिस्तान भारत के आपको पता है। पाकिस्तान और भारत का जब बार बार मवाजना किया जाता है, अभी हाल ही में भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपीय यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा? एक तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दाम जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी से जंग के दौरान उससे पहले हिंदुस्तान हट गया, निकल के आ गया यूनिलैटरली, जो कि सरासर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। नहीं कर सकते। और उसके नतीजे में हमारे
पानी की सप्लाईज जो है अनप्रेडिक्टेबल, कभी ज्यादा कभी कम, हमें पता नहीं होता एडवांस में। तो एक तो ये उन्होंने नुकसान हमें पहुंचाया है लॉन्ग टर्म। दूसरा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का यूरोपियन यूनियन ममालिक तकरीबन 27 ममालिक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, और वो तकरीबन अगले 3-4-6 महीने में फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके नतीजे में जो हमें एडवांटेज था EU कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, GSP प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। दूसरी तरफ भी ट्रेड के मामले में हिंदुस्तान ने, अब आप ये देखिए कि अमेरिका के साथ कंसेशंस कर दिए हैं कि हम तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में अमेरिका ने, देखिए बड़े सिंबॉलिक है कि 18% जबकि हमारा 19%, तो ये एक सिंबॉलिक है कि 1% कम बताया गया है एक लिहाज से जान के। तो इस लिहाज से पाकिस्तान पर, हमारे बरामदात पर, हमारी खास तौर पे ज़री पैदावार वगैरह पर काफी असर पड़ सकता है। एक असर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। दोस्तों, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि यह आने वाले भारत की दिशा, दृष्टि और दृढ़ संकल्प का स्पष्ट संकेत था, जहां उन्होंने देश की आर्थिक मजबूती, तकनीकी प्रगति, आत्मनिर्भर भारत की सोच और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को बेहद संतुलित और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे बीते वर्षों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रक्षा उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय निवेश के क्षेत्र में ठोस प्रगति की है। साथ ही यह भी साफ किया कि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन नीतिगत सुधार, युवाओं की ऊर्जा और लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत के साथ भारत उन्हें अवसरों में बदल रहा है। उनका भाषण यह संदेश देता है कि भारत केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि जिम्मेदार वैश्विक भागीदार बनने की ओर अग्रसर है, जहां विकास के साथ साथ समावेशन और स्थिरता पर भी समान जोर है। यह संबोधन उन लोगों के लिए खास था जो भारत के भविष्य को लेकर सवाल करते हैं, क्योंकि इसमें आंकड़ों से ज्यादा आत्मविश्वास, अनुभव और दीर्घकालिक सोच झलक रही थी। संसद के इस सत्र में कही गई बातें यह दर्शाती हैं कि भारत का फोकस केवल आज पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव तैयार करने पर है, और यही सोच देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर यही रफ्तार अगले कुछ वर्षों तक बनी रही तो भारत की वैश्विक पहचान कैसी होगी, और क्या आप भी उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।